हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड आई एस। आई एम डॉक्टर रिधि और मैं आप लोगों के लिए एक नई सीरीज़ लेके आई हूँ एनसीईआरटी समरीज़ की। तो इसमें हम सबसे पहले हिस्ट्री की समरी के बारे में बात करेंगे। तो आप लोगों को जैसा कि पता है कि यूपीएससी के पेपर में एनसीईआरटी जो है वो बेसिक्स बनाती है, इसलिए हम हमारे बेसिक्स पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद हम हायर लेवल पे जाएंगे। और मैं आप लोगों को भरोसा दिलाती हूँ कि हम सारी बुक्स जो है वो अच्छी तरीके से कवर करेंगे। तो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है नोटिफिकेशन वाला उसे दबा दीजिएगा। जैसे ही कोई वीडियो आएगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर से। तो आज हम जो हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री है उसका चैप्टर फर्स्ट कवर करेंगे, जो कि है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो इस चैप्टर में हम इस बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से हम पास्ट के बारे में जानकारी जो है वो इकट्ठा कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन विद आवर लेक्चर। तो सबसे पहली चीज जो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वो है व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हम पास्ट के बारे में आखिर जान क्या क्या सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम जान सकते हैं, जैसे कि लोग खाते क्या थे, किस तरीके के कपड़े पहनते थे, किन घरों में रहते थे, किस तरीके के घर बने हुए रहते थे। इसके अलावा जो हमारे हंटर्स थे या हर्डर्स थे, फार्मर्स थे, जो उस टाइम के रूलर्स थे, किंग्स थे, जो मर्चेंट्स थे, व्यापारी थे, जो समय के पुजारी थे, क्राफ्ट पर्सन्स थे, आर्टिस्ट थे, उनकी लाइफ्स कैसी थी, साइंटिस्ट थे, उन सब की। इसके अलावा उस समय जो बच्चे हुआ करते थे वो किस तरह के गेम्स खेलते थे, क्या क्या स्टोरीज जो है उन्हें सुनाई जाती थी, क्या प्लेज वो देखते थे या कौन से गाने वो गाते थे। तो ये सब चीज़ें हम पास्ट के बारे में जो है जान सकते हैं। अब सबसे पहली चीज़ आती है हमारी पास्ट के बारे में, अगर हम जानना चाहें कि लोग आखिर रहते कहाँ थे, यानी कि वेयर डिड पीपल लिव। तो ये वाली जो चीज़ है वो हम इंडिया के फिजिकल मैप के थ्रू समझेंगे। तो ये रहा हमारा मैप। इसमें आपको रिवर नर्मदा दिखाई दे रही है, ये रही हमारी रिवर नर्मदा। तो लोग जो हैं कुछ हजार साल तक इस रिवर के बैंक पे रहते रहे। कुछ अर्लीस्ट लोग जो थे जो यहाँ पे रहते थे वो थे स्किल्ड गैदरर्स, यानी कि ऐसे लोग जो कि खाना इकट्ठा करते थे। वो जानते थे कि जो सराउंडिंग फॉरेस्ट है उसमें कितने ज़्यादा प्लांट्स हैं, उनकी क्या वेल्थ है वहाँ पे। इसीलिए वो लोग वहाँ पे जाके जो है फॉरेस्ट में जाके रूट्स जो है उसे कलेक्ट करते थे, फ्रूट्स कलेक्ट करते थे। खाने के लिए ये सब चीज़ें कलेक्ट करना ज़रूरी है। इसके अलावा वो लोग एनिमल्स की हंटिंग भी करते थे। क्लियर है? ये हो गई हमारी पहली लोकेशन, यानी कि नर्मदा रिवर। दूसरी लोकेशन आती है हमारी सुलेमान और करतार हिल्स, जो कि यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या था, लगभग 8,000 साल पहले कुछ एरियाज थे इन हिल्स के आसपास जहाँ पे लोग जो हैं वो क्रॉप्स ग्रो करते थे। जैसे कि कौन सी क्रॉप्स? व्हीट और बार्ली। इस तरह की क्रॉप जो है वो यहाँ पे ग्रो करी जाती थी लगभग 8,000 साल पहले। इसके अलावा जो लोग थे उन्होंने जो एनिमल्स थे उन्हें पालना भी चालू कर दिया था, जैसे शीप हो गई, गोट हो गई, कैटल हो गई, और उन्होंने गांव में रहना स्टार्ट कर दिया था। अब तीसरी लोकेशन जो आती है हमारी वो है गेरो हिल्स, जो कि नॉर्थ ईस्ट में है। और चौथी लोकेशन है हमारे विंध्यास हिल्स, जो कि सेंट्रल इंडिया में है। तो ये कुछ ऐसे एरियाज थे जहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो बहुत जल्दी डेवलप हुआ था। अब ऐसी जगह जहाँ पे सबसे पहले चावल उगाया गया था उनमें से एक जगह थी विंध्यास के नॉर्थ वाले एरिया में। वहां पे सबसे पहले जो है हमारा चावल उगाया गया था। क्लियर है? देन नेक्स्ट लोकेशन आती है हमारी रिवर इंडस या सिंधु नदी जिसको बोलते हैं हम। तो इसको अगर हम ट्रेस करेंगे तो यहाँ से लेके फिर ये अपनी ट्रिब्यूटरी से जो है मिल जाती है। देखो यहाँ पे ये झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सब। अब लगभग 4700 ईयर्स पहले क्या हुआ था, जो उस समय की जो सिटीज थी वो इन रिवर्स के बैंक्स पे फ्लरिश करती थी। मतलब जो हमारी स्टार्टिंग की बिल्कुल सिटीज थी वो यहीं पे मिली थी हमें। उसके बाद लगभग 2500 साल पहले जो सिटीज हैं वो गंगा के बैंक्स पे डेवलप होना चालू हुई, यानी कि यहाँ पे ये है हमारी गंगा रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज पे, और फिर आगे आगे बढ़ती गई। क्लियर है? अब क्या हुआ, एंशियंट टाइम्स में जो एरिया था सोन रिवर के अलोंग और गंगा के साउथ तक, उसको हम मगध बोलते थे। मगध किंगडम का नाम आप सब लोगों ने सुना है। तो ये एरिया वही था। इसके जो रूलर्स थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और उन्होंने एक बहुत बड़ा साम्राज्य जो है वो स्थापित किया था। बाकी कंट्री के पार्ट्स में भी हमारे और सारे किंगडम्स स्थापित हुए थे, लेकिन यहाँ पे हम मेन मेन जो है हमारे उनके बारे में बात करें।
नाउ थ्रू आउट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट टू दी अनदर। अब क्या है, लोग सब कॉन्टिनेंट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाते रहते थे। जैसे आजकल हम जाते हैं, अगर आप राजस्थान में रह रहे हो तो आप केरला घूमने चले गए, अगर आप यूपी में रह रहे हो आप महाराष्ट्र घूमने चले गए, तो उस तरीके से। देन द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट्स, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नीज डेंजरस एट टाइम्स बट नेवर इम्पॉसिबल। अब क्या है, उस समय हिल्स थे, हाई माउंटेन्स थे, और ट्रांसपोर्टेशन का कोई व्हीकल वगैरह भी नहीं था। लोग जाते थे, पैदल जाते थे या बलक कार्ट्स पे जाते थे। तो उस समय जो जर्नीज होती थी वो काफ़ी डेंजरस होती थी, लेकिन फिर भी लोग जो है वो रुकते नहीं थे। अब लोग जो है किस लिए इधर उधर घूमते थे? ऑब्वियसली रोजी रोटी कमाने के लिए, लाइवलीहुड के चक्कर में। और कई बार उन्हें जो है नेचुरल डिजास्टर्स का भी सामना करना पड़ता है, जैसे फ्लड आ गया या ड्रॉट हो गया, इस तरीके के। अब जो हमारे आदमी लोग हुआ करते थे उन्हें आर्मीज में भर्ती किया जाता था, वो दूसरे लैंड्स कॉन्कर करने जाते थे। इसके अलावा जो मर्चेंट्स है वो कारवा में ट्रेवल करते थे, शिप्स में ट्रेवल करते थे, और एक जगह से दूसरी जगह वैल्यूएबल गुड्स लेके जाते। फिर जो रिलीजियस टीचर्स होते थे, यानी कि जैसे प्रीस्ट वगैरह जो हो गए, वो एक विलेज से दूसरे विलेज में जा रहे हैं, टाउन से टाउन जा रहे हैं, और लोगों को रास्ते में चलते चलते इंस्ट्रक्शन देते जा रहे हैं, धार्मिक बातें बताते जा रहे हैं। तो इससे क्या होता था, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने से जो हमारे आइडियाज हैं वो शेयर होते थे। तो ऐसे सपोज करो कि ये पर्टिकुलर एरिया है, उसमें आप रह रहे हो, तो आपका नंबर जैसे 1 दे दिया। अब 2 वहां पे टूरिस्ट आए, एक 2 और एक 3। तो कोई भी चीज का डिस्कशन हुआ आप लोगों के बीच में, तो आपके पास जैसे आइडिया 1 था, लेकिन इन दोनों ने भी अपने कुछ कुछ आइडियाज दिए, तो आपके पास 3 आइडियाज हो गए। ऐसे ही आपने भी इन दोनों को आइडियाज दिया, तो इन लोगों के पास भी 3 3 आइडियाज हो गए उस चीज को। तो एक्सचेंज होता रहता था आइडियाज। तो ये समझ में आ गई चीज। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है नेम्स ऑफ द लैंड। अब जो हमारी कंट्री है उसको डिफाइन करने के लिए हम 2 वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, एक इंडिया और दूसरा भारत। तो जो वर्ड इंडिया है वो इंडस से आया है, जो इंडस रिवर है वहां से, जिसको संस्कृत में हम सिंधु नदी बोलते हैं। इसके अलावा जो ईरानियंस और ग्रीक्स थे, जो कि नॉर्थ वेस्ट से आए थे लगभग 2500 साल पहले, वो लोग भी इंडस से वाकिफ थे, इसलिए वो उसको हिंदोस या इंडोस बोलते थे। और जो लैंड था रिवर के ईस्ट में, उसको इंडिया बोला गया। तो इंडिया वर्ड जो है वो इंडस से आया है, ये बात ध्यान रखनी है। देन नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमारा भारत वर्ड। तो जो भारत वर्ड है उसे पहले इंडिया के लिए यूज में नहीं लिया जाता था। इट वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा, द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत। तो भारत वर्ड जो है या भारता वर्ड जो है वो ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो कि नॉर्थ वेस्ट में रह रहे हैं, या फिर जिनका मेंशन ऋग्वेद में किया गया है। 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद जो कि अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन है संस्कृत में, लगभग 3500 साल पहले लिखा गया था, उसमें जिन लोगों का मेंशन है उनको भारता बोला जाता, लेकिन बाद में इसको कंट्री के लिए यूज में लिया जाने लगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है फाइंडिंग आउट अबाउट दी पास्ट। तो हम पास्ट के बारे में किस तरीके से पता कर सकते हैं? कुछ तरीके हैं हमारे पास 3 4, जिससे हम अपने अतीत के बारे में पता कर सकते। तो पहली चीज जो ये है कि हम जो उस समय बुक्स लिखी गई थी उन्हें ढूंढें और उन्हें पढ़ें। तो ये बुक्स जो लिखी गई थी इनको हम बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैन्युस्क्रिप्ट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हाथ से लिखी गई थी, और जो लैटिन वर्ड है मनु या मैनु, उसका मतलब होता है हैंड, इसलिए हाथ से लिखी गई स्क्रिप्ट को हम बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। अब ये यूजुअली जो है लिखी किस पे जाती थी? उस समय पेपर तो हुआ नहीं करते थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो पाम की लीफ पे लिखी जाती थी, या फिर जो एक ट्री था जो कि हिमालयाज में ग्रो करता था, बर्च, बर्च का पेड़ हुआ करता था, उसकी जो छाल होती थी, बार्क होती थी, उसको स्पेशली प्रिपेयर किया जाता था और उस पे लिखा जाता था। लेकिन क्या है, इनको सही से संभाल नहीं करी जाती थी, तो सालों से बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट जो है उन्हें इंसेक्ट्स खा गए, क्योंकि है तो ये नेचुरल चीज़ों पे ही, क्या तो पत्तियों पे या छाल पे है, तो इंसेक्ट्स आराम से इनको खा सकते हैं। तो कुछ डिस्ट्रॉय हो गई, कुछ को इंसेक्ट्स खा गए, लेकिन बहुत सारी अभी भी सर्वाइव कर रही हैं, जो कि टेम्पल्स में और मोनेस्ट्रीज में हमें मिल जाती हैं। अब ये बुक्स जो है वो किस चीज़ के साथ डील करती हैं या क्या चीज़ बताती है हमें? दे डील विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स, हर तरह के सब्जेक्ट के साथ डील करती हैं। मतलब उस समय की रिलीजियस बिलीव्स क्या थे, उस समय क्या क्या प्रैक्टिसेस अपनाई जाती थी, उस समय जो राजा थे उनकी ज़िंदगी कैसी थी, मेडिसिन क्या क्या अपनाई जाती थी, साइंस क्या थी, ये सब चीज़ें बताती हैं। इसके अलावा कुछ एपिक्स, पोएम्स, प्लेज जो हैं वो भी लिखे गए हैं। बहुत सारे इनमें से जो है संस्कृत में लिखे गए हैं, और कुछ कुछ जो है
वो प्राकृत लैंग्वेज में भी लिखे गए हैं। प्राकृत लैंग्वेज जो है वो ऐसी लैंग्वेज थी जो कि आम जनता इस्तेमाल करती थी, ऑर्डिनरी लोग जो होते थे। इसके अलावा तमिल में भी हमारे बहुत सारे एपिक्स जो हैं वो लिखे गए हैं। क्लियर हो गया? तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है अभी स्क्रीन पे, ये एक मैन्युस्क्रिप्ट है और ये पाम लीफ का मैन्युस्क्रिप्ट है। ये लगभग 1000 साल पहले लिखा गया था। अब आते हैं हमारे दूसरे तरीके पे, क्योंकि पहला तरीका तो हो गया पास्ट जानने का, मैन्युस्क्रिप्ट। दूसरा तरीका क्या है? इंस्क्रिप्शन। हम इंस्क्रिप्शंस के थ्रू भी हमारे पास्ट को पता कर सकते हैं। इंस्क्रिप्शंस क्या होते थे? दे आर द राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेसेस सच एज स्टोन और मेटल। तो ये भी लिखावटें ही होती थी, इन पे भी राइटिंग्स होती थी, लेकिन ये जो है स्टोन या मेटल पे की जाती थी, मतलब हार्ड सर्फेसेस पे। जैसे हमारी मैन्युस्क्रिप्ट तो हम बिल्कुल पाम लीफ पे या छाल पे लिखते थे, लेकिन अगर पत्थर पे कुछ लिखा हुआ है तो वो इंस्क्रिप्शन है। कभी कभी जो उस समय के राजा होते थे वो अपने ऑर्डर्स को इंस्क्राइब करवा देते थे, जिससे लोग जो है आराम से उनको पढ़ सकें, उनको देख सकें और फिर उनको ओबे करें। अब कुछ दूसरे तरीके के भी इंस्क्रिप्शंस होते थे, जिसमें जो किंग्स और क्वींस होते थे वो ये चीज़ रिकॉर्ड करके रखते थे कि उन्होंने क्या काम किया है। जैसे जो राजा होते थे वो अपनी बैटल का जो पूरा रिकॉर्ड है, उसकी जो विक्ट्रीज हैं, उन्हें वो इंस्क्रिप्शंस के थ्रू मेंटेन करके रखते। तो ऑर्डर भी देते थे, और अगर अपनी याददाश्ती के लिए कुछ चीज़, जैसे आजकल हम डायरी मेंटेन करते हैं, तो ये उस समय की डायरी टाइप हो गई। क्लियर है? अब ये जो आपको इंस्क्रिप्शन दिखाई दे रहा है, ये लगभग 2250 ईयर्स अगो का इंस्क्रिप्शन है और ये कांदाहार में मिला है, जो कि आज के अफगानिस्तान में प्रेजेंट है। और ये जो है अशोका नाम के एक रूलर थे, जिनके ऑर्डर पे ये इंस्क्रिप्शन जो है वो लिखा गया। अब बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि हमारे पास्ट में बनाई गई और यूज की गई। अब जो लोग उन चीजों की स्टडी करते हैं उनको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। तो आर्कियोलॉजिस्ट करते क्या है? जो भी हमारी बिल्डिंग्स के अवशेष रह गए, जो कि स्टोन और ब्रिक्स से बनी हुई थी, या पेंटिंग्स अगर कोई हमें पुरानी मिलती है, कोई स्कल्पचर मिलता है, तो उनकी स्टडी करते हैं। इसके अलावा वो लोग जो हमारी अर्थ की सरफेस है उसको भी खोदते हैं, जिसको हम एक्सकेवेशन बोलते हैं, जिससे उस टाइम के हमें टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स, जो भी चीज़ें उस समय यूज होती थी वो इजीली मिल सके। अब जो ऑब्जेक्ट्स हमें मिले, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो स्टोन के बने हुए थे, कुछ जो है वो हड्डियों के बने हुए थे, कुछ जो हैं वो बेक्ड क्ले के बने हुए थे। इसके अलावा मेटल के ऑब्जेक्ट्स भी हमें मिले। तो अलग अलग टाइप की चीज़ों के हमारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो बनते थे। अब ऐसे ऑब्जेक्ट जो हार्ड सब्सटेंसेस के बने हुए होते थे वो काफ़ी टाइम तक सर्वाइव किए, और जो ऐसी चीज़ों के बने हुए थे जो बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाती हैं, जैसे मैन्युस्क्रिप्ट्स ही हमने देखी, तो वो डिग्रेड हो भी गई। क्लियर है? अब आपको यहाँ पे जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें ये जो है ये एक पॉट है जो कि एक ओल्ड सिटी से एक्सकेवेट किया गया है। इस तरह के पॉट्स जो हैं वो हमें 4700 ईयर्स अगो मिलते थे। ओके, देन राइट पे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये उस टाइम के सिल्वर कॉइन्स हैं। आजकल तो जब हम कॉइन बोलते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही छवि आती है कि एक गोल शेप की कोई चीज़ होगी, लेकिन उस समय देखो कॉइन्स किसी तरह के शेप के थे। तो ये ओल्ड सिल्वर कॉइन है, और इस तरह के कॉइन्स जो हैं वो 2500 साल पहले यूज में लिए जाते थे। अब जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने जो हड्डियां हैं उनकी भी जांच की, एनिमल्स की, बर्ड्स की, फिश की, ये जानने के लिए कि उस समय लोग आखिर खाते क्या थे। क्योंकि जो हमारे पेड़ पौधे थे उनके जो अवशेष हैं वो बहुत कम मिले हैं। अगर कोई सीड है या कोई वुड का पीस है, अगर उसको जला दिया गया है तो वो हमें उस जली हुई फॉर्म में मिला है, तो अच्छी तरीके से वो नहीं मिल पाया। इसीलिए चाहे बोन्स हो, चाहे लीव्स हो, चाहे प्लांट्स हो, सबकी स्टडी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं। अब जो हमारे हिस्टोरियंस होते हैं, यानी कि ऐसे स्कॉलर्स जो कि पास्ट को स्टडी करते हैं, उनको कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है, चाहे वो उनको मैन्युस्क्रिप्ट से मिल रही हो, चाहे इंस्क्रिप्शन से मिल रही हो, चाहे आर्कियोलॉजी से मिल रही हो, इसको वो सोर्स बोलते हैं। एक बार सोर्स मिल जाता है तो उसके बाद पास्ट की लर्निंग जो है वो ईजी हो जाती है, और धीरे धीरे हम एक एक सोर्स से थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन डाल के हमारे पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट कर पाते हैं। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वन पास्ट और मैनी। अब ये बात सामने आती है कि हमारा एक पास्ट है या बहुत सारे पास्ट हैं, क्योंकि हमारी बुक का जो टाइटल है 6th क्लास की, उसका नाम ही है आर पास्ट। तो पास्ट वर्ड इसीलिए यूज किया गया है क्योंकि हर एक ग्रुप के लोगों के लिए अलग अलग टाइप का पास्ट हुआ करता था, यानी कि पास्ट वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। जैसे कि जो हर्डर्स थे या जो किसान थे, फार्मर्स थे, उनकी जो जिंदगी थी वो किंग्स और क्वींस की ज़िंदगी से अलग थी। इसी तरीके से जो हमारे मर्चेंट्स होते थे, व्यापारी होते थे, उनकी ज़िंदगी जो है वो क्राफ्ट पर्सन की ज़िंदगी से अलग थी।
तो उन सबका अलग अलग पास्ट है। किंग्स और क्वींस जो है अपने पास्ट को बहुत अच्छा मानेंगे कि हाँ हम बहुत राज से रहे। वहीं जो किसान वगैरह थे वो गरीबी में जिए, तो वो लोग पास्ट को इस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। तो अलग अलग है। आज भी वो चीज़ सबके लिए सेम है। आज भी जो अमीर लोग हैं उनका पास्ट अलग है, जो गरीब है उनका पास्ट अलग है, प्रेजेंट अलग है, फ्यूचर अलग है। ये सब चीज़ें होती हैं। अब कई लोग ऐसे हैं जैसे जो आइलैंड्स वगैरह में रह रहे हैं, जो मछुआरे हैं, वो अपना खाना जो है वो खुद पकड़ते हैं, फिशिंग करके, हंटिंग करके, या फॉरेस्ट में से कुछ चीज़ें निकाल के। जो ट्राइबल लोग हैं तो उनकी ज़िंदगी अलग है। और जो शहर में हम लोग रह रहे हैं हमारी अलग है, क्योंकि हम जो हैं वो फूड की सप्लाई पे डिपेंडेंट रहते हैं। हम मार्केट में जाएंगे, वेजिटेबल्स लेके आएंगे, फ्रूट्स लेके आएंगे, पैकेज फूड लेके आएंगे। तो सबकी जो है लाइफ अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे एक और डिफरेंस होता है, क्या कि जैसे उस समय के जो राजा वगैरह होते थे या जो बड़े लोग होते थे, वो जो भी बैटल लड़के आते थे उनका रिकॉर्ड रखते थे, अपनी जो भी उनकी जीत होती थी उसका रिकॉर्ड रखते थे। लेकिन जो ऑर्डिनरी लोग होते थे, जैसे हंटर्स हो गए या फिर फिशिंग फोक हो गए, मतलब मछुआरे हो गए, गैदरर्स हो गए, फार्मर्स हो गए, वो इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड नहीं रख पाते। इसीलिए आर्कियोलॉजी जो है वो ज़्यादा इनके बारे में पता नहीं कर पाती है। थोड़ा बहुत जो पता चलता है बस वो ही रहता है। पूरी तरीके से उनकी लाइफ के बारे में हमें नहीं पता चल पाता है, क्योंकि उनकी लाइफ के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं है। जो चीज़ें मिलती हैं, जो ऑब्जेक्ट्स मिलती हैं, हम उन्हीं से पता कर सकते हैं। उन्हीं से हम जो है थोड़ा सा अनुमान लगाते हैं कि हाँ इस तरह की लाइफ रही होगी फार्मर्स की। क्लियर है। अब आते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक पे, जो कि है व्हाट डू डेट्स मीन। तो डेट्स का क्या मतलब है। जैसे अभी हमारा 2020 चल रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि जब जीसस क्राइस्ट, जो कि फाउंडर थे क्रिश्चियनिटी के, उनका बर्थ हुआ था, उससे लेके अब तक 2020 साल हो गए हैं। जैसे 2000 सन चल रहा था, तो उसका मतलब है कि क्राइस्ट के बर्थ से 2000 साल बाद। तो अभी हम 2020 में हैं, तो यानी कि क्राइस्ट के बर्थ के 2020 ईयर्स बाद। ये चीज होता है डेट का मतलब। इसी तरीके से जितनी भी डेट्स क्राइस्ट के पहले की थी उसको हम बैकवर्ड तरीके से काउंट करते हैं, और उसको हम बीसी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि बिफोर क्राइस्ट से। तो जैसे जो 1 BC है वो सबसे ज्यादा लेटेस्ट होगा, 2 BC उससे पुराना होगा, 100 BC उससे पुराना होगा। लेकिन जो अभी हमारी एडी वाली लाइफ है, जो बाद की है, उसमें 1 AD जो है वो सबसे पुराना होगा, और जो 100 AD है वो 1 AD से ज्यादा नया होगा। तो उल्टी चलती है हमारी बीसी की जो काउंटिंग है, और एडी की काउंटिंग सीधी चलती। क्लियर है। अब जो आपकी बुक में एनसीईआरटी में कुछ फैक्ट्स जो बता रखे हैं उसे भी मैं कवर अप करूंगी आज के लेक्चर में। तो जो हमारा एक क्विक फैक्ट देख लेते हैं हम। जो एडी है इट स्टैंड्स फॉर 2 लैटिन वर्ड्स, एनो डोमिनी। तो बीसी का तो हमने मतलब देख लिया, बिफोर क्राइस्ट। लेकिन जो एडी है उसका मतलब होता है, कई लोग बोलते हैं आफ्टर डेथ, तो वो नहीं होता। उसका मतलब ये होता है एनो डोमिनी, यानी कि इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, यानी कि क्राइस्ट के साल में। तो जो 2005 हम लिखते हैं उसको हम एडी 2005 लिख सकते हैं, या 2020 जो हम लिख रहे हैं उसको हम एडी 2020 भी लिख सकते हैं। कभी कभी हम एडी की जगह सीई यूज करते हैं और बीसी की जगह बीसीई यूज करते हैं, और ये आजकल यूज होने भी लगा है, जिससे जो है क्लियरेंस रहे ज्यादा। जो है एडी और बीसी में जो है थोड़ी कंफ्यूजन रहती थी, इसीलिए आजकल एडी की जगह हम सीई यूज करते हैं और बीसी की जगह हम बीसीई यूज करते हैं। सीई का क्या मतलब होता है, कॉमन एरा, और बीसीई का मतलब बिफोर कॉमन एरा। तो ये चीज ध्यान रखनी है। आजकल कई बुक्स में जो है, जो नई बुक्स हैं उनमें बीसीई और सीई ही यूज किया जाता है, और आपके एग्जाम्स में भी इसी तरीके का आ सकता है, इसलिए ध्यान रखना। तो कॉमन एरा जो अभी चल रहा है, और बिफोर कॉमन एरा का मतलब जो कि पहले था। ठीक है। इसके अलावा कभी कभी जो बीपी वर्ड है वो भी यूज किया जाता है, यानी कि बिफोर प्रेजेंट, आज से पहले। हालांकि ये बहुत कम यूज होता है बट फिर भी यूज होता है। क्लियर हो गया। अब आते हैं हमारी आज की लास्ट चीज पे, जो कि है एल्सवेयर। एल्सवेयर का मतलब क्या है, हम यहाँ पे इंडिया की बात कर रहे हैं मोस्ट कॉमनली। तो उस समय बाकी जगह पे क्या चीज हो रही थी वो देख लेते हैं। तो हमने इंस्क्रिप्शंस देख लिया कि वो हार्ड सर्फेसिस पे लिखे जाते थे, और बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शंस थे जो कि हजारों साल पहले लिखे। और जितने भी हमारे इंस्क्रिप्शन होते थे उसमें स्क्रिप्ट्स भी होती थी और लैंग्वेजेस भी होती थी। अब जो लैंग्वेजेस यूज की जाती थी या जो स्क्रिप्ट्स यूज की जाती थी वो टाइम के साथ चेंज होती गई। पहले कुछ और यूज की जाती थी, अब कुछ और यूज की जाने लगी है। अब जो हमारे स्कॉलर्स थे वो कैसे पता करते थे कि इनमें क्या लिखा गया है, तो वो एक प्रोसेस के थ्रू इसको पता करते थे। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डेसिफरमेंट, यानी कि उस स्क्रिप्ट को डेसिफर करके, मतलब एक तरह से उसको डिकोड करके, डिकोड करना जिसको हम बोलते हैं वो होता है डेसिफरमेंट। जैसे कि अभी तक हमारी जो इंडस वैली की स्क्रिप्ट है वो डेसिफर नहीं हो पाई। अब एक बहुत मोस्ट फेमस स्टोरी है डेसिफरमेंट की, जो कि इजिप्ट से आती है।
इजिप्ट जो है नॉर्थ अफ्रीका की एक कंट्री है जहाँ पे जो राजा रानी है वो लगभग 5000 साल से पहले रहते थे। तो वहाँ पे एक टाउन है रोजेटा, जो कि इजिप्ट के नॉर्थ कोस्ट में है। और यहाँ पे एक इंस्क्राइब्ड स्टोन जो है वो मिला था जिसमें कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए थे। और वो इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो 3 लैंग्वेजेस में और स्क्रिप्ट्स में थे, जिसमें एक लैंग्वेज तो ग्रीक थी और 2 जो है इजिप्शियन लैंग्वेज की ही फॉर्म्स थी। अब जो स्कॉलर्स ग्रीक रीड आउट कर सकते थे, उन्हें ये पता चला कि जो नाम है किंग्स के और क्वींस के, उन्हें एक छोटे फ्रेम में एनक्लोज कर दिया गया है और उस फ्रेम का नाम था कार्टोच। ठीक है, तो अगर कहीं भी वहां पे आपको फ्रेम दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब उसमें या तो किंग का नाम है या फिर क्वीन का नाम है। देन दे प्लेस द ग्रीक एंड द इजिप्शियन साइंस साइड बाय साइड एंड आइडेंटिफाई द साउंड्स फॉर विच द इजिप्शियन लेटर्स स्टूड। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो स्कॉलर्स थे उन्होंने ग्रीक और इजिप्शियन साइंस को साइड बाय साइड रखा और ऐसी साउंड्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करी जिनके लिए हमारे इजिप्शियन लेटर्स जो है वो स्टैंड आउट कर रहे हैं। मतलब कोई पर्टिकुलर इजिप्शियन लेटर है वो किस तरह से साउंड कर रहा है उसके बारे में पता लगा है। जैसे एक लायन जो है वो एल के लिए स्टूड कर रहा था, बर्ड जो है उस वो ए के लिए स्टूड कर रही थी, इस तरीके से। यानी कि अगर कहीं भी लायन दिखाई दे रहा है इसका मतलब वहां पे एल वर्ड लिखा हुआ है, कहीं पे बर्ड दिखाई दे रही है इसका मतलब वहां पे ए वर्ड लिखा हुआ है। ये चीज इस तरीके से उन्होंने पता लगाया। अब एक बार उन्हें पता लग गया कि कौन सा लेटर जो है वो किस चीज के लिए है, तो वो बाकी इंस्क्रिप्शंस भी आराम से रीड कर पाए। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा पहला चैप्टर व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन का। सो मैं होप करती हूँ कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप आराम से मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा हमारा वो रहेगा चैप्टर 2, दैट इज ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। तो हर दिन हम एक एक चैप्टर कवर करेंगे जिससे इजीली आपको सब चीज समझ में भी आ जाएगी और एनसीईआरटी हमारी अच्छी तरीके से कवर भी हो जाएगी। ओके, सो गाइज लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। सब्सक्राइब करने के बाद पास में एक छोटा सा घंटी का आइकन होता है जो आप लोगों को दबा देना है, क्योंकि जैसे ही वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आ जाएगा, सबसे पहले आपको पता चल जाएगा। तो इसीलिए वो बेल आइकन दबाना जरूरी है। इसके अलावा अगर आप लोगों को इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना और उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना और वहां से आप पीडीएफ जो है वो डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं कल के लेक्चर में। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।